हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का वेव ऑप्टिक्स तक फिजिक्स डेरिवेशंस का मैंने डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन दे रहा हूँ। तो जो पहला तीन जो डेरिवेशन मैं आपको हिंट दे दूँ वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। गॉस लॉ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले 11th स्टैंडर्ड में कभी। गॉस लॉ में क्या था कि द टोटल चार्ज जो किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज है तो उसका रिलेशन फ्लक्स के साथ है। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्लोज सरफेस है, सपोज उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो उस क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स जानते हैं ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेगा उस क्लोज सरफेस से, दैट इज गिवन बाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज सरफेस E डॉट ds। ये भी एक तरीका एक्सप्रेस करने का, ये भी तरीका। और गॉस ने ये फॉर्मूला दिया हो, तो ये फॉर्मूला के बेस पे गॉस के तीन एप्लीकेशंस हैं। एक पहला वाला है स्फेरिकल शेल या होलोस्फीयर, दूसरा वाला है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, और तीसरा वाला इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये तीन जो है, तीन डेरिवेशन उसमें से शायद मेरे ख्याल से एक तो पूछा हुआ है और एक शायद क्वेश्चन बैंक में भी है। तो ये तीन है, तो पहले तीन हम लोग कर लेते हैं। पहला वाला जो है ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब देखिए इसमें पहला कैसा रहता है ना, पहला रहता है कि ये तो पूरा डायग्राम आपको एग्जाम बनाना है, लेकिन स्टार्ट कैसे होता है, पहले हम लोग मैं बता इसी को ले रहा हूँ, एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ। एक स्फीयर होगा, ठीक है, इसका सेंटर O होगा, इसका रेडियस R होगा, और इसका ये चार्ज डेंसिटी होगा, इसका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इसका पहला पार्ट होता है कि हम इसको रखा गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, सपोज एप्सिलॉन में, विच इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मीडियम जिसकी परमिटिव एप्सिलॉन है उसमें ये रखा गया, ये पहला होता है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ, वो मैं लिखने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपको पूरा लिख के दे रहा हूँ, आपको कहीं और से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पार्ट हुआ। अब हमको सपोज पता करना है एट अ पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट P है, हमको पता करना है कि इस जगह पे इस चार्ज स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। तो गॉस के एप्लीकेशन क्या बोलता है, गॉस बोलता है इस पूरे चार्ज को ना एनक्लोज कर दो। तो एनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब ये स्फीयर है तो हम लोग एक स्फीयर वाली सर्कल में समझेंगे, स्फीयर एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं हम लोग। इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर है जो इसको एनक्लोज कर देता है। ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, और ये P से पास होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होना चाहिए, और जहां पे आपको चाहिए वो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो R है, ठीक है। और जैसे आपने गॉसियन सरफेस बना दिया तो फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। फिर ये फॉर्मूला जो है इसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये लेने का इक्वेट करने का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बस यही है पूरा। फिर स्टार्टिंग का पहला समझेंगे ना तो आपको सेकंड और थर्ड भी समझ में आ जाएगा। तो समझ गए ना, पहले चार्ज बॉडी लेने का जिसके बारे में हमको पता करना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फिर उसके अराउंड हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाने का, जहाँ पे हम लोग को पता करना है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस आपका पास होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग शेप में अलग अलग गॉसियन सरफेस सकता है, ठीक है। तो मैं पहला वाला लिखता हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ। कंसीडर अब यहाँ हॉलोस्फीयर या स्फेरिकल शेल जो बोलना है बोल सकते हैं। कंसीडर हॉलोस्फीयर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। तो ये पहला वाला पार्ट है। अभी वो चार्ज के बारे में वो मैं लिख देता हूं, चार्ज टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज आपने पढ़ा होगा लेवल में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि चार्ज अपॉन एरिया। तो ये पूरा आपका सरफेस एरिया है, स्फीयर है ना, तो पूरा एरिया बनता है स्फेरिकल सरफेस का, सरफेस एरिया। तो उसका जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज टू अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड प्लेस्ड
in a dielectric medium of permittivity एप्सिलॉन, और यहां लिखने का इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज के एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक, जो हमको चाहिए, जो हमको दिया गया, अभी हमको दिया गया। अब हमको क्या पूछा गया? हमको पूछा गया कि इस पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो। तो वो लिखता हूं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P at distance r from the center of the charged sphere. Imagine मतलब इमेजिनरी है, क्या इमेजिन कर लेगा? ये गॉसियन स्फीयर है। इमेजिन a concentric Gaussian sphere of radius r passing through P. तो मतलब आपने ये डॉटेड जो मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फीयर, क्योंकि स्फीयर तो ये हमारा गॉसियन स्फीयर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम बोलेंगे कि ये हम ये मेंशन करें गॉस लॉ क्या होता है। बाय गॉस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस phi is equal to q upon epsilon naught। और यहाँ मेंशन करना है एयर या वैक्यूम होता है, अगर हम लोग एयर वैक्यूम में ले रहे हैं तो k का वैल्यू 1, जो मैंने यहाँ k एप्सिलॉन नॉट लिखा ना, तो k 1 हो जाता है। इसलिए से आप अगर हम लोग एयर या वैक्यूम, जब हम लोग एयर वैक्यूम में करेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, पॉइंट बी से जो पास हो रहा है, रेडियस जिसका r है, जहां से जितना डिस्टेंस सेंटर से वही उसी का रेडियस ले लिया, है ना। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस रेडी हो गया। अब हमको इसका ये फॉर्मूला, ये वाला पहले हम ये करेंगे और फिर ये इसको इक्वेट कर देंगे। हमने फॉर्मूला तो मेंशन कर दिया, गॉस लॉ का फॉर्मूला। अब हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P, इसके अराउंड एक छोटा सा एरिया ले लो, ds एरिया। तो मैं लिखता हूं, लेट ds be a small area element around point P on the Gaussian surface, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस क्या होगा। अब हम मेंशन करेंगे कि हमारा, हमको ये जैसे मैंने ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिमेट्री के हिसाब से भी देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो गॉसियन सरफेस पे सब जगह सेम होगा, ऐसा नहीं किसी इधर, एट ऑल पॉइंट सब जगह गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक है। तो हम बोलते हैं ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विल हैव द मैग्नीट्यूड E, सब जगह E होगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन सब जगह ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड। एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो वो मैं लिखता हूं, ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन Gaussian surface will have equal magnitude E and directed radially outwards। तो हर जगह पे उसका जो इंटेंसिटी होगा E होगा, और हर जगह पे वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, आउटवर्ड जा रहा होगा। तो ये आपका E के बारे में। अब हम ds का डायरेक्शन बताएंगे। द एंगल बिटवीन, क्योंकि देखिए
ई चाहिए साथ में डीएस चाहिए, तो ई का थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं डीएस का बता रहा हूं। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन या एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर ds इज 0। देखिए आपका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ई होता है। कैसे? क्या आप जानते हैं एरिया वेक्टर जो होता है ना, सपोज ये एरिया, ये मेरा पाम है ना, एरिया है ds, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो उसको नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये छोटा सा एरिया वेक्टर है तो उसका जो डायरेक्शन होगा ना एरिया वेक्टर का वो नॉर्मल होगा। अब ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, मैकेनिक्स या फिजिक्स पार्ट 1 में नहीं होता। पार्ट 2 में हम लोग एरिया को वेक्टर समझते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो उनके बीच में एंगल 0 हो गया। अभी आप पूछेंगे सर इस एंगल 0 का क्या इंपॉर्टेंस है? अभी देखिए इंपॉर्टेंस यही कि नहीं तो डॉट ds कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? निकालने की तो जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, therefore क्या लिख सकते हैं? तो cos theta is equal to 0, ऐसा लिख, सॉरी cos theta is equal to 1। therefore flux through the area ds d phi, small flux क्योंकि एरिया ds है, d phi is equal to e dot ds, e वेक्टर डॉट ds। क्या आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बी cos थीटा, तो हो जाएगा e ds cos थीटा, लेकिन cos थीटा तो 1 है तो ये हो जाएगा e ds। तो ये हो गया एक छोटे से एरिया एलिमेंट से। अभी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए निकालेंगे। therefore total flux through the entire Gaussian surface phi is equal to वो फॉर्मूला। अच्छा ये गोल का मतलब क्या है? गोल का मतलब एनक्लोज्ड, पूरा बंद सरफेस, इसलिए गोल बताते हैं। इसका सिंबल है E डॉट ds। तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बोलता है E ds है, तो ये हो जाएगा E बाहर आ जाएगा ds। अब ये ds क्या है? ds मतलब सरफेस एरिया है कि नहीं, छोटा छोटा सबका सरफेस एरिया। अब ये तो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 pi r स्क्वायर। ये सब नो, तो ये हो जाएगा E into 4 pi r स्क्वायर। अब चाहिए ना तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1, क्यों 1 में? अभी हम बोलेंगे फ्रॉम 1। देखो ये भी phi है, ये भी phi है, तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1, ध्यान देना। अब हम लोग का खत्म होने वाला है फ्रॉम 1, तो ये जो phi है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो phi है ये है e into 4 pi r स्क्वायर। भाई खत्म हो रहा है, देखो e चाहिए, नीचे ले आओ। therefore e is equal to q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। भाई हो गया फॉर्मूला डिराइव। इसमें आप देखिएगा मैथमेटिकल पार्ट बहुत कम है, थियरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, लिखने वाला पार्ट है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, 3 मार्क के लिए ठीक है ना, इट्स ओके। अच्छा इसको उन्होंने एक और तरीके से एक्सप्रेस किया, वो भी मैं लिख ही देता है ना, वो भी मैं लिख देता हूँ। एक और तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया है, ये जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज की ना सिग्मा, उसके फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया। नाउ ये मैं लिख देता हूँ। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अभी वो तो स्फीयर, उसका रेडियस r है, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो स्मॉल r है गॉसियन सरफेस का है, और ये जो कैपिटल R है वो हमारे स्फेरिकल शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये जो q का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे देखो E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा q की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपका 4 पाई कट जाएगा, therefore E is equal to sigma r square upon epsilon naught small r square। तो capital R is the radius of the shell, spherical shell, and small r is वो distance, वो shell के center से जो distance जिसपे वो Gaussian surface बना है वो small r। बस इतना सा हो गया आपका 3 मार्क का, ये मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेशन स्फेरिकल शेल का। दूसरा डेरिवेशन जो ना जो एग्जाम में पूछा है वो आपका एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे जो शेल है उसकी जगह एक वायर बनेगा।
कंसेप्ट वही रहेगा, वायर रहेगा, गॉसियन सरफेस रहेगा। अच्छा ये सब पार्ट में रहने देता हूँ, जो जरूरत वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा चेंजेस आपको करके दिखा दूंगा तो आपको समझेगा क्या फर्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड वाला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओके, अब आ गए हम लोग सेकंड डेरिवेशन पे, लेकिन मैंने ये जो लिखा है ये फर्स्ट का लिखा है, मैं इसमें चेंजेस करके आप बताऊंगा कि कैसे सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, मेरे को भी थोड़ा रब करना पड़ेगा उसके हिसाब से। क्या है ये देखिए, मैं समझा देता हूँ। ये एक वायर है, लंबा सा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमको इस चार्ज वायर में से पता करना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए क्या कंसेप्ट है, वही है आपका चार्ज, जैसे शेल था वैसे वायर है। आपने शेल के अराउंड गोल गॉसियन स्फीयर बनाया था, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, अभी वायर का शेप क्या होता है, वायर का शेप होता है सिलिंड्रिकल, इसलिए गॉसियन सरफेस ये भी देखिए सिलिंड्रिकल है, इसका हाइट या लेंथ l है और इसका रेडियस r है, जिस डिस्टेंस पे आपको पता करना है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, और फिर वही सब कुछ सेम है और सब कुछ वैसे ही रहेगा। हाँ थोड़ा सा फर्क होगा, यहाँ सिग्मा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ है ना, तो यहाँ पे आएगा लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ से समझेगा, आपको बहुत मजा आएगा चेंजेस देख के कि कितना इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, विल राइट, कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ध्यान दीजिएगा, जगह छूट जाए तो जाने दीजिएगा। कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब वो जगह खाली है क्योंकि इतना कम स्पेस, तो स्पेस नहीं है, वो छूट गई जगह, मतलब वो रब किया तो जगह छूट गई। फिर वो लिखेंगे चार्ज टू अ यूनिफॉर्म सरफेस नहीं लिखेंगे, सरफेस नहीं लिखेंगे, लीनियर लिखेंगे, लीनियर। क्यों लीनियर लिखेंगे, क्योंकि ये लेंथ है। लीनियर चार्ज है, सिग्मा नहीं होता है, लैम्बडा होता है, लैम्बडा। और सब सेम है, प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट। फिर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अच्छा इसका चाहिए तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस r, लिख देता मैं, ऑफ रेडियस r, ये कैपिटल R दिखा है तो लिख देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं फिर ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at distance r from the axis, मैं लिखता हूं from the axis, from the axis, ये axis है cylindrical wire का, from the axis of the charged wire, from the axis of the charged। imagine, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, imagine के बाद मैं पूरा रब कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सिलेंडर। तो मैं क्या लिख रहा हूं सुनिएगा, इमेजिन अ कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर, कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर, यहाँ सिलेंडर बन रहा है, ऑफ लेंथ L है, लेंथ L एंड रेडियस R, जिस पॉइंट में हमको ढूंढना है रेडियस R, ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है। अच्छा टेक्सचुअल में ये भी लिखा है ब्रैकेट में कि ये जो ऊपर और नीचे का जो सरफेस है ना उसको बंद कर दिया गया है बाय प्लेन कैप्स। तो आप बोल सकते हैं सरफेस नॉर्मल क्लोज्ड बाय प्लेन कैप्स, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट में लिखा है तो मैंने लिख दिया है, वैसे टेक्स्ट का पेज नंबर भी, मतलब ये देखिए ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस को बंद कर दिया गया, ढक दिया गया बाय प्लेन कैप्स। मैं बोला नहीं लिखेंगे तो चलता है। फिर बाय गॉस लॉ वही रहेगा, बाय गॉस लॉ लेट ds, वापस इधर देखिए पॉइंट P पे छोटा सा एलिमेंट ds दिया है, लेट ds बी अ स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P ऑन द गॉसियन सरफेस, ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन स्फीयर नहीं आएगा, गॉसियन स्फीयर नहीं आएगा, क्या आएगा, गॉसियन सिलेंडर ऑन द गॉसियन कर्व्ड सिलेंडर, कर्व्ड सिलेंडर बोले आप, कर्व्ड सरफेस बोलो, व्हाटएवर, कर्व्ड सरफेस, क्यों ऊपर और नीचे पे नहीं होगा, याद रखना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर के होगा, ऊपर और नीचे वो तो ढक दिया, बंद कर दिया है, वहां कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है वो जो गोल कर्व्ड सरफेस है ना उसी पे होने वाला है।
कर्व सरफेस इक्वल बाय E एंड डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन है, जो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया। द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर ds is 0, flux to the area ds same, total flux to the entire Gaussian surface same। हाँ, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ से बदलाव शुरू होता है। एरिया ds यहाँ देखिए चेंज हो रहा है, क्या ds सिलेंडर है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फर्स्ट वाले में तो स्फीयर था तो 4 पाई r स्क्वायर लेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, 2 पाई r h, यस यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई r h मतलब l, दैट इज द हाइट l, यहाँ पे e अपॉन q अपॉन e जो q अपॉन यहाँ चेंजेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा तो नहीं है, यहाँ सिग्मा नहीं है तो लैम्बडा है, यहाँ पे सिग्मा नहीं है, यहाँ पे लैम्बडा है। अच्छा यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इधर की सेम चीज E into 2 pi RL, क्यों 2 pi RL, बिकॉज दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो नाउ अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लेंथ l है तो q by l, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया q की जगह पे, E is equal to q की जगह पे लिख सकते हैं लैम्बडा l अपॉन 2 pi r l एप्सिलॉन नॉट, तो l कट जाएगा, तो you will have E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught. That is the formula. That is the formula for electric field intensity at a point from a infinitely long charge sphere with the help of Gaussian surface. Gaussian surface की मदद से क्या है कंसेप्ट मालूम है, जिस पॉइंट पे आपको पता करना है वहां से Gaussian surface बना दो। तो अगर स्फीयर था तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, वायर है तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ। एक और है प्लेन शीट भी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में, उसका भी देख लेते हैं, उसमें भी गॉसियन सरफेस लगेगा। वो हमारा तीसरा डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस का, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड वन सिर्फ चेंजेस वापस उतना सा लिखने के अच्छा चेंजेस कर देंगे तो आपको समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट सेम ही है लिखना, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे एरिया पे चेंज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड डेरिवेशन। ओके, तो आपके सामने मैं थर्ड डेरिवेशन लेके आया हूं गॉस लॉ का एप्लीकेशन का। यहाँ पे प्लेन शीट है, इनफाइनाइट लंबा सा प्लेन शीट, इनफाइनाइट बहुत लंबा प्लेन शीट है। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट याद रखिएगा इसका यूज होता है आगे जब हम लोग कैपेसिटर का डेरिवेशन करेंगे। इस फार्मूला, ये जो फार्मूला इस शीट से डिराइव होने वाला है इस डेरिवेशन में, ये फार्मूला आपका यूज होता है कैपेसिटर में, भूलिएगा मत। कैपेसिटर में जहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद रख कैपेसिटेंस है ना डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, वहाँ पे इस फार्मूला का यूज होता है। उस हिसाब से भी ये फार्मूला बहुत डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका लंबा सा प्लेन शीट है और एक पॉइंट P डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेन शीट, हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो गॉसियन सरफेस लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ अलग अतरंग है, पहले दो के जैसा नहीं है। कैसे अमल में, इसमें से क्या लगेगा, एक सिलेंडर लेने का, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है, इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर है। अब वो सिलेंडर कैसे अमल में, अभी आपका सपोज ये आपका प्लेन शीट है ना, तो वो सिलेंडर है ना, यहाँ से पास होता है और ये पीछे से बाहर निकलता है। आप आई होप आपको इमेजिन कर पा रहे हैं, यहाँ से अंदर घुसता है और दूसरे साइड से बाहर निकलता है। अच्छा, ये आर है ना, तो पीछे का भी आर है, मतलब इधर से भी आर है और इधर से भी आर है, दैट इज 2r। मतलब सिलेंडर का और शीट जो है सिलेंडर को बाइसेक्ट कट करता है, मतलब वो उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, सिलेंडर के मिड पॉइंट से, मतलब एक साइड आर इधर भी है और एक साइड आर इधर भी है, तो टोटल लेंथ हो जाता है 2r। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये आपका, इसमें आपको समझना है गॉसियन सरफेस कुछ अलग ही है इसमें, जो पहले दो के हिसाब से नहीं है। तो गॉसियन सरफेस कैसा, एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी अलग है, ऐसा था नहीं पहले, तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। शीट के एक साइड पे डिस्टेंस r इधर बाहर की तरफ और उसमें से निकलता बाहर r की तरफ, तो r और r टोटल 2r का लेंथ लेने का सिलेंडर का 2r का, और उसका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एरिया जो है ना गोल वाला सिलेंडर का, वो एरिया कैपिटल A है। ये चीज आपको समझना है, और सब तो सेम है, सिर्फ इतना सा आपको समझना है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसमें क्या चेंजेस होगा मैं बता देता हूँ। वैसे हम लोग रब करेंगे तो आपको समझेगा कितना इजी है, और कुछ नहीं। तो कंसीडर, तो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, वो जो क्वेश्चन दिया वही कॉपी करेंगे। कंसीडर
uniformly charged infinite plane sheet, charged infinite plane sheet charged to a uniform, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा क्योंकि ये एरिया है, सरफेस चार्ज है सिग्मा आएगा, and placed in a dielectric medium तो सेम है. To find electric field at a point at a distance r from axis नहीं आएगा, from the charge plane sheet. तो मैं पूरा रब कर देता हूँ, इमेजिन वाले पार्ट को, है ना. To find electric field at a point P at a distance r from the charged sheet, imagine a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface of length 2r, cross sectional area A, with sheet passing through midpoint of Gaussian surface, ये आपको समझ में आ गया ना. वो जो Gaussian surface है, जो शीट जो पास हुई है Gaussian surface के, उसके मिड पॉइंट से कट होते हुए पास हो रही है, वैसा हमारा Gaussian surface है. तो ये आपको एक्स्ट्रा समझना है. आगे यही आएगा बाय गॉस लॉ, दिस ये फॉर्मूला है गॉस लॉ का. लेट ds वो भी वही आएगा, लेट ds. अभी इधर दो तरफ आएगा. एक चीज और है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दो साइड से लेना है. एक बाहर इस तरफ, क्योंकि प्लेन शीट है ना, तो दोनों तरफ होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लेफ्ट राइट में भी होगा, लेफ्ट में होगा, दोनों लेना पड़ता है. लेट ds be a small area element around point P and P dash, दोनों लेना पड़ेगा. Around point P and P dash on Gaussian surface मतलब ये वाला Gaussian, ये बोल सकते हैं plane cap on either side of sheet के दोनों तरफ आए, शीट के दोनों तरफ लेना है, on either side of sheet. Due to symmetry, the electric field at each point on the Gaussian plane surface बोलने का. क्यों? क्योंकि सिलेंडर में कर्व सरफेस भी होता है. कर्व सरफेस में आपका फ्लक्स जीरो है, तो हम लोग सिर्फ आपका जो सिलेंडर, वैसे सिलेंडर है ना, तो ये जो पोर्शन होता है ये कर्व्ड होता है और इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं, ये दोनों सरफेस. तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें वो प्लेन सरफेस से मिलेगा, आपको कर्व सरफेस से नहीं मिलेगा, वो जीरो होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो जाएगा ना, तो एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा. डॉट प्रोडक्ट में अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो cos 90 जीरो होता है. इसलिए कर्व सरफेस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा ये दोनों का जो प्लेन सरफेस है उसी में से मिलेगा. तो मेंशन कर देने का on either side of the sheet. Okay, and so due to the electric field each point on Gaussian plane surface has equal magnitude E and directed radially outward. दोनों तरफ, इधर भी outward है, इधर भी outward है. ठीक है. Therefore, flux through the area ds, d phi will be EDS cos theta, which is EDS. इसमें कोई बदलाव नहीं. अब यहाँ से चेंजेस होगा, तो मैं रब कर देता हूँ. अब आपको देखना पड़ेगा. हाँ, यहाँ देखिए. The total flux to the entire Gaussian surface phi will be equal to. अभी इसमें दो साइड्स है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रल E ds P प्लस इंटीग्रल E ds P डैश. ठीक है. अब E तो चलो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ds टोटल एरिया है, हम लोगों ने लिया है. देख लीजिए, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया A बोला है, तो पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A हो जाएगा. EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA. ठीक है.
फ्रॉम वन। अब वन क्या बोलता है, वन ये है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e, e निकालना है इसको यहाँ ले आइए, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल टू e, ये आपका e हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि सरफेस चार्ज में सिग्मा है, उसमें भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन कर्व सरफेस एरिया इज पाई r स्क्वायर, है कि नहीं, पाई r, सॉरी इट इज अ प्लेन शीट, सो सिग्मा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं q अपॉन a स्क्वायर। Have they mentioned the area? I don't think they mentioned the area, so a भी चलेगा, q अपॉन a भी चल जाएगा जो हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल टू e, देयरफॉर e इज इक्वल टू a और a कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया 3 मार्क का बोर्ड एग्जाम में। एक चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कैपेसिटर में यूज होता है, इसलिए इसको याद भी वैसे भी रखना है, क्योंकि फॉर्मूला यूज होता है कैपेसिटर में। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं। ये आपका डेरिवेशन आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा चेंजेस करके तीनों डेरिवेशन सॉल्व किया। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये अलग ही इसका गॉसियन सरफेस है। अच्छा एक चीज आप मेंशन कर देने का, या मैं आपको बता देता हूं, टू मेंशन, क्या मेंशन करने का, जो यहां मैंने नहीं लिखा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर कर्व्ड सरफेस, या फ्लक्स, मैं फ्लक्स बोल देता हूं, फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर इज 0। गॉसियन सिलेंडर का जो फ्लक्स है सिर्फ ये एंड से निकलता है, प्लेन एंड से, कर्व सरफेस से नहीं होगा। क्यों, रीजन लिख रहा है, बिकॉज, मैं लिख देता हूं, बिकॉज कर्व सरफेस इज टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट में मेंशन किया है कि क्यों नहीं ले सकते कर्व सरफेस का फ्लक्स, क्योंकि वो 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, दोनों में 90 डिग्री होगा। अभी 90 डिग्री तो cos 90 यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स इसलिए 0 हो जाता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेन सरफेस, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, भूलिएगा मत, प्लेन कैपेसिटर। तो ये था हमारा थर्ड डेरिवेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन का तीनों डेरिवेशन हो गया। अब हम जाते हैं फोर्थ डेरिवेशन। So we come to a very important derivation, fourth derivation, electric dipole। आप dipole जानते हैं ना, two charges unlike charges but of equal magnitude, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 12 होता है, जानते होंगे, उसको डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसका डाइपोल मोमेंट होता है P which is Q into 12, और उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होता है डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4πε0q/r, बेसिक ये फॉर्मूला है ना, तो हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं पहले लिख देता हूँ, जो है आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका डाइपोल है, ये आपका पॉइंट C है, डिस्टेंस r1 है, B से लिया r2 ले लिया है, ये आपका डाइपोल का सेंटर है, इसका डिस्टेंस r है O से C, और एंगल थीटा इज इंक्लिनेशन विद एक्सिस, को एक्सिस बोलते हैं ना, AB वाले को एक्सिस बोलते हैं, मालूम होगा। अच्छा ये L sin थीटा कैसे आया, क्योंकि देखिए L है, थीटा है, थीटा के ऑपोजिट L sin थीटा होगा, वैसे ये भी L sin थीटा। जो डायग्राम आपको मैंने समझा दिया, मैं लिखता हूँ, जो लिखना है एग्जाम में ना वो लिख देता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consisting of charges plus Q and minus Q separated
separated by distance 2l, ठीक है, by distance 2l. P is its dipole moment given by P equal to Q into 2l. ये P का फॉर्मूला है. डायरेक्ट भी डायरेक्शन देता हूँ, गिवन डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q, ये इसका डायरेक्शन है, -q to +q. अब हम लोग का इतना पार्ट हो गया, डायपोल दिया वो मैंने बता दिया, ये आपका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर तो मैं लिख दूंगा. अब मैं बोलूंगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, ठीक है, एट पॉइंट C. तो हम लोग बोलेंगे लेट डिस्टेंस ऑफ C from center of dipole O, center of dipole O, BR, and inclination theta with the dipole axis, ये जो आपका डाइपोल एक्सिस उसके साथ एंगल जो बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है. ये एक्सप्रेशन हो गया. अब मैं R1 R2 बोल देता हूं. लेट AC इज इक्वल टू R1 एंड BC इज इक्वल टू R2. अब ये लिखने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ एक्सप्लेन करना, ये तो समझने वाली बात है. इतना सब हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया. अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है. पोटेंशियल एट C due to A, V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q upon R1, ठीक है. पोटेंशियल एट C due to B, ड्यू टू चार्ज लिख देता हूँ, ड्यू टू चार्ज एट A और यहाँ ड्यू टू चार्ज एट B. यहाँ क्या होगा, V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R2. Therefore total potential at C V is equal to V1 plus V2. अब ये तो आपका पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन करने का, V1 plus V2. तो आपका जो V1 हो जाएगा, देखिए इसमें 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन है और Q भी कॉमन है. तो क्या बचेगा, वो पहले 1 upon R1 minus 1 upon R2, इसको लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1. देखा जाए तो फॉर्मूला तो लिख दिया है, लेकिन R1 R2 तो हमने लिया है ना, दिया नहीं है. हमको इसको सिंप्लीफाई करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म में. वही इस डेरिवेशन का वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो इसमें कुछ है ही नहीं. अब ये 1 upon R1 और 1 upon R2 के पीछे पूरी मगजमारी है, ठीक है, इसको आपको समझना. मैं देखिए क्या लिखता हूँ, बाय ज्योमेट्री R1 square is equal to R square plus L square minus 2RL cos theta. R2 square is equal to R square plus L square plus 2RL cos theta. अब आप मुझसे अगर पूछना चाहेंगे कैसे आया, तो सुन लीजिए, टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, बस ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ. देखिए, अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं, मैं ड्रॉ यहाँ समझा देता हूँ, फिर रब कर दूंगा बाद में. देखिए, ये आपका थीटा है, ये आपका R1 है, ये आपका L sin थीटा है. ये R नहीं है, R तो यहाँ तक है, याद रखिएगा. R जो है वो यहाँ तक है, O तक है, सेंटर O तक. तो मैं वो पाइथन से अप्लाई करना, तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट. अब ये वाला पार्ट कैसे होगा पता है, R में से ये वाला पार्ट होगा, R में से नीचे वाला पार्ट माइनस करो. अब ये क्या है, ये थीटा के एडजस्ट है, तो cos थीटा होगा, तो होगा R minus L cos थीटा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ये OC जो है वो R है, मुझे CR ये इतना चाहिए, इतना वाला पार्ट, तो मुझे नीचे वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा. थीटा को एडजस्ट है तो वो L cos थीटा होगा, तो R में से L cos थीटा. अब इसको पाइथन से अप्लाई करेंगे ना, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस R माइनस L cos थीटा द होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करें तो यही आएगा. आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, ये मेरा कहना है. और अगर आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस कैसे आए, वो भी सुन लीजिए. आपको जब R2 निकालना है तो आपको एक बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा पाइथागोरस के लिए. तो R2 का ये L sin थीटा तो ठीक है. अब ये कितना होगा, ये R प्लस
प्लस एल कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि लंबा लेंथ हो गया ना, तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया। ठीक, तो आप डेरिवेशन अगर आप ये दिखाने की जरूरत नहीं कि टेस्ट में नहीं दिखाया है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको रफ में वो करना पड़ेगा, रफ में वो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। याद रख लेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो हमको अभी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर है, ध्यान रखिए हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है 1/r1 और 1/r2 में। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, therefore r1 स्क्वायर में चेंज करता हूं, therefore r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं r स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, 1 प्लस इधर r स्क्वायर नहीं है तो l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2l अपॉन r cos थीटा। ठीक, एंड r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 प्लस l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2l अपॉन r cos थीटा। r स्क्वायर मैंने बाहर निकाला। अब देखिए क्या बोलना है, अब हमको ये बोलना है कि हमारा जो r है ना l से बहुत बड़ा है, शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल आपने सुना होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और 2l वो आपके l से बहुत छोटा, r से बहुत छोटा होता है। डाइपोल बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि l अपॉन r इज वेरी स्मॉल, इज वेरी मच लेस देन 1, बहुत छोटा है। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दीजिए। उसका जो देखिए, अगर आंसर देखिए 0.005 है, उसका भी आप स्क्वायर करेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा, पॉइंट में कितना जाएगा, 6 डेसिमल है ना, तो निग्लेक्ट कर दो बोल रहे हैं। तो चलो भाई निग्लेक्ट कर दो, मतलब ये वाला पार्ट सेकंड टर्म दोनों का निग्लेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, therefore r1 square is equal to r square 1 minus 2l upon r cos theta and r2 square is equal to r square 1 minus नहीं 1 माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए, यस देखा मिस्टेक हो गया, प्लस 2l upon r cos theta। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपका ना, मैं रब कर देता हूँ। ओके, ध्यान रखिए आपको ये चाहिए। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अभी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, r1 लिखता हूँ, क्या हो जाएगा r1 विल बी r 1 minus 2l upon r cos theta, स्क्वायर रूट को हम लोग हाफ रेज टू हाफ लिख सकते हैं ना, रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट, एंड r2 is equal to r 1 plus 2l upon r cos theta रेज टू हाफ। ये हो गया r1 r2। हमको तो उल्टा चाहिए 1 upon r1, तो देखिए 1 upon r1 is equal to 1 upon r 1 minus 2l upon r cos theta रेज टू, अभी रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा लॉज ऑफ इंडाइसिस से, माइनस r and 1 upon r2 is equal to 1 upon r 1 plus 12 upon r cos theta raised to minus r। ये जाके अभी मिला 1 upon r1 और 1 upon r2, ये यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। अच्छा वो लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, बाद में सॉल्व किया। मैं काम करता हूँ, मैं पहले ना सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। जो सॉल्व कैसे करने का, बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग binomial theorem neglecting higher powers of L upon R। तो 1 upon R1 is equal to 1 upon R। ध्यान दीजिएगा जो लोग ने 11 का बाइनोमियल किया है, जो लोग नहीं किया है, ये माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस हाफ, हाफ खुद माइनस है, 2l upon r cos theta and 1 upon r2 is equal to 1 upon r, ये 1 plus minus half 2l upon r cos theta। ये प्रॉपर्टी बाइनोमियल का आपको बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा। 1 plus x raised to n, तो 1 upon 1 plus nx हो जाता है। कब पता है, जब x है ना 1 से बहुत छोटा होता है, फॉर्मूला है बाइनोमियल में, मैंने शॉर्ट में यहाँ समझा लिख दिया, लेकिन वो आपको अगर नहीं आता तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 upon r1 is equal to 1 upon r, ये 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 तो कट गया, 2 तो कट गया, 1 प्लस l cos theta upon r and 1 upon r2 is equal to 1 upon r
इसका भी 2 2 कट जाएगा, 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर। जगह कम है, थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसे कंप्लीट हो रहा है लेकिन बहुत एकदम हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मुझे 1 अब यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा जरा प्लीज। b इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट में नीचे लिखो प्लीज। तो 1 अपॉन r1 ये है, क्या है, अच्छा ये दोनों माइनस करना है ना, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 है ना। तो 1 अपॉन r1 ये पूरा है 1 अपॉन r 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2, इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन r 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन r। ओके, सब रॉन्ग है, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ओके। इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग का क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा l cos थीटा और यहाँ भी रह जाएगा l cos थीटा। तो रह जाएगा 2l cos थीटा अपॉन r इंटू r विल बी r स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, अभी देखिए q इंटू 2l, वेयर इज q इंटू 2l, कहाँ गया उसका, लिखा था ना हम लोगों ने p, यहाँ q इंटू 2l इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। तो उसको डाइपोल मोमेंट p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें ये पार्ट आपको मैथमेटिकल पार्ट है, ज्योमेट्रिकल पार्ट है, इसको आपको समझना है, नहीं तो फिर और तो कुछ नहीं, ठीक है। एक और है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो छोटा सा, ये थोड़ा लेंथी था, वो छोटा सा है, चलिए वो देखो। सो पांचवा डेरिवेशन और बोर्ड एग्जाम पूछा गया था कि एक डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर ये एंगल थीटा बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इंफॉर्मेशन है मैं लिख देता हूँ, वो तो लास्ट डेरिवेशन वाला ही है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q separated by distance 2l, ठीक है ना, ये डिस्टेंस 2l। और ये डाइपोल मोमेंट भी बोलना पड़ेगा, let p be the dipole moment given by P is equal to Q into 2l and directed क्या डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट का, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, and directed from minus Q to plus Q। ये तो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग है। अब बोलेंगे सपोज इट इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज द डाइपोल is placed in a uniform electric field E vector। इस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को रखा, अब क्या होगा पता है, जब इसको रखेंगे ना ये मैग्नेट डाइपोल को, तो एक टॉर्क एक्ट होगा, देख रहे हैं आप, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो दो पैरेलल फोर्स से टॉर्क क्रिएट होता है ना, कपल, जिसको हम लोग कपल बोलते हैं। अब ये कपल क्या करेगा, इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में लाए, ठीक है ना, एक टॉर्क होगा। तो मैं लिखता हूं ड्यू टू दिस अ टॉर्क टाउ is generated
to align the dipole along the electric field direction. अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ का है P क्रॉस E, therefore टाउ को लिख सकते हैं P sin थीटा, ये आपका टाउ का फॉर्मूला है जो टॉर्क एक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, टॉर्क तो कोशिश करेगा कि उसको लाके अलाइनमेंट कर दे, मगर हमको तो उसमें एनर्जी स्टोर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉर्क उसको घुमाने की कोशिश करना है ना, हम उसको ऑपोजिट टॉर्क घुमाएंगे, उसको उल्टा टॉर्क। देखिए एनर्जी कब स्टोर होती है पता है, जब आप वर्क करेंगे, जब तक आप वर्क नहीं करेंगे ना अगेंस्ट द फोर्स, तब तक तो आप पोटेंशियल एनर्जी उसमें पा ही नहीं सकते। तो क्या करना है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क उसको घुमाएगा, कोशिश करेगा उसको लाइन में लाए, हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उल्टा टॉर्क अप्लाई करेंगे, उल्टा टॉर्क अप्लाई करके उसको रोक देंगे, हिलने ही नहीं देंगे। मतलब जितना आपने घुमाने में जो आपने काम किया ना वर्क, और उसको अटका दिया ना थीटा पे, उतना आपने उसमें एनर्जी स्टोर कर दी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही डेरिवेशन है ये, वही डेरिवेशन है ना। तो मैं लिखता हूं टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क वी अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क tau external and rotate it from angle theta naught to theta. During this angular acceleration is 0 with infinitesimal angular speed. अब ये बहुत मजेदार चीज है, आप बोल रहे हैं आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क तो फोर्स होता है, फोर्स में तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोलते हैं जो कि बोलना पड़ेगा आपको जब आप लिखेंगे कि आप टॉर्क तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, ये कैसे हो सकता है? तो बहुत फनी चीज हो गई। टॉर्क फोर्स भी आप बोलते हैं, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ये तो अगेंस्ट न्यूटन लॉ हो गया। लेकिन उसने आगे मेंशन किया, क्या बोला मन में, आप ये जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हो ना, उसका जो स्पीड होगा ना घुमाने का बहुत स्लो होगा, इन्फिनिटेसिमल एंगुलर स्पीड। फिर समझते हैं इतना स्लो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि घूम रहा है, इतना स्लो। तो जब एकदम स्लोली घूमेगा ना, तो उस समय का हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उतने स्लो में उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, नो एक्सेलरेशन एट द वेलोसिटी। मतलब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Due to this, work is done against the torque of electric force, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो W is equal to torque tau external थीटा डी थीटा, ठीक है ना। कहां से कहां तक? थीटा नॉट से थीटा तक। सो थीटा नॉट से थीटा टाउ यही अप्लाई होगा P sin थीटा डी थीटा। P तो कांस्टेंट है, P इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा sin थीटा डी थीटा। तो sin थीटा का तो माइनस cos थीटा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P माइनस cos थीटा, थीटा नॉट से थीटा। P पहले आप सब्स्टिट्यूट करिए थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा नॉट, तो P आपका माइनस माइनस प्लस को पहले लिख दीजिए, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन। अब आप क्या बोलेंगे? दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy for the dipole at position theta with the electric field। इस पोजीशन पे इसको होल्ड करके रख दिया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है। Therefore u theta is equal to PE cos theta not minus cos theta। आपका डेरिवेशन हो गया है। अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो दो केसेस भी है,
if dipole is perpendicular to electric field, मतलब कि थीटा नॉट 0 सॉरी 90 पाई बाय 2, और एक दूसरा if dipole is along electric field, मतलब थीटा नॉट इज 0। एक बार परपेंडिकुलर, एक बार पैरेलल अलॉन्ग कर रहा है, दोनों का फॉर्मूला कर डालिए, एक बार cos पाई बाय 2 डालिए, एक बार cos 0 डालिए। देखिए क्या फॉर्मूला आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एग्जाम में बचे। ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर तो लेकर आप देख भी सकते हैं, मैं खुद करेंगे तो अच्छा है। 5 डेरिवेशंस पे और 5 है कैपेसिटर्स पे, तो हम लोग उसको अलग वीडियो बनाते हैं, पूरा कैपेसिटर्स का वीडियो। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। 3 डेरिवेशन गॉस का किया, 2 डेरिवेशन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का किया। तो ये था आपका पार्ट 1 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जल्दी लाता हूँ मैं पार्ट 2 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज का वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज को शेयर करिए सबके साथ। बोर्ड एग्जाम में सबको फायदा होगा, आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जिनका न्यूमेरिकल्स वीक है उनको यही करना चाहिए, यही करो, यही लिखो जितना मैं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा मत लिखो, 100% फुल मार्क्स आएगा। और अगर आपने कर लिया ये सब जो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस अच्छी तरीके से, तो याद रखेंगे आप मुझे कि आपको कितना अच्छा मार्क्स इसमें मिला। ठीक है ना, तो शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।